रियान की फटी हुई स्वॉर्ड को देखकर शिरोन मन में ही कहता है कि तुक्का काम कर गया। पहली अटैक में मैंने चीज़ों का अंदाज़ा लगाया, दूसरी अटैक में मैंने ओपोनेंट की टाइमिंग को कैलकुलेट किया और आखिरकार फाइनल अटैक में मैंने ये कर दिखाया, वो थंडर स्ट्राइक जो मैंने 3 साल से प्रैक्टिस करी है। हम देखते हैं कि रियान कन्फ्यूज़न के साथ बस खड़ा होकर अपनी वुडन स्वॉर्ड को देख रहा होता है। फिर तभी वो शिरोन से कहता है, ओए तुमने ये तलवारबाजी कहाँ से सीखी? शिरोन कहने लगता है कि ये कोई तलवारबाजी नहीं है, ये तो थंडर स्ट्राइक है। मेरे पापा पहाड़ों में काम करते थे और मैं भी वहाँ उनके पीछे पीछे पहाड़ों में लकड़ी काटने जाया करता था। लेकिन पेड़ काटने के लिए मेरा शरीर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर था, तो मैंने ये स्किल सीखी थी ताकि कमज़ोर शरीर की कमी को भरपाई कर सकूं। लकड़हारों की भाषा में इसे थंडर स्ट्राइक कहते हैं। रियान सोचता है कि ये लड़का अब क्या बके जा रहा है, इसने ये पेड़ काटते वक्त सीखा। मैंने 15 साल तलवार से पहाड़ों में ट्रेनिंग की है, ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जो तुम कुछ लकड़ियाँ काटते हुए सीख जाओ। तभी हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें एक वुडन स्वॉर्ड टूटती है। हमें एक काले लंबे बालों वाला बच्चा दिखाई देता है जिसकी कोई तारीफ करते हुए ये कह रहा होता है कि राई तुम कमाल के हो, तुमने इतनी जल्दी स्वॉर्ड्समैन्स टेक्निक सीख ली, तुमने ओजेंट सीक्रेट टेक्निक मास्टर कर ली जबकि तुम अभी सिर्फ 12 साल के ही हो। सेकंड यंग मास्टर की स्किल्स अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे है, इसलिए अब मेरे पास इन्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है, तुम तो बिल्कुल मुझ पर गए हो राई, हम आज के दिन सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाएंगे। और ऐसा कहकर वो हंसने लगते हैं, जबकि पीछे बैठा गिरा बैठा रियान उन्हें देखता रहता है और मन में ही कह रहा होता है कि मैं उसकी बराबरी क्यों नहीं कर सकता। और उसे शिरोन को देखकर भी राई ओजेंट की याद आ जाती है। वो फिर चिल्लाकर कहता है कि मैं ये नहीं मान सकता। शिरोन कहने की कोशिश करता है कि यंग मास्टर अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसकी बात को काटते हुए रियान आगे कहता है, चुप हो जाओ। और फिर वो एक असली तलवार को मयांग में डालते हुए शिरोन की तरफ थ्रो करता है और बोलता है कि क्योंकि हम दोनों के वेपन्स खराब हो गए हैं इसलिए ये मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम स्वॉर्ड्स मैच सीखने के काबिल हो तो मुझे तुम्हें उसी के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। आज से ठीक 1 महीने बाद ठीक यहीं पर हम असली तलवार से लड़ेंगे। शिरोन ये सोचकर घबरा जाता है कि उन्हें असली तलवारों से लड़ना पड़ेगा। वो अपनी कांपती हुई हाथों में पकड़ी उस तलवार को देखकर सोचता है कि मेरी इसमें जान भी जा सकती है। फिर वो रियान से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि यंग मास्टर प्लीज़ एक बार और इसके बारे में सोचिए, मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी तलवारबाजी सीखी भी नहीं है। रियान कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। अगर तुम इतने टैलेंटेड हो कि सच में लकड़ियाँ काटते हुए स्वॉर्ड्स मैच सीख सकते हो तो तुम किसी तरह ये भी कर लोगे। और भागने के बारे में सोचना भी मत, मैं कम से कम तुम्हें पीछे तो कर ही दूंगा। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में सुबह हो चुकी थी और लाइब्रेरी में शिरोन अपना सर पकड़कर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हाउस ऑफ ओजेंट मेनली फेमस है मेनली 2 हेयर कलर्स ब्लैक और ब्लू के लिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली है। फैमिली हेड बिस्कॉफ ओजेंट ब्लैक हेयर के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। सबसे बड़ा बेटा ब्लैक हेयर एक सर्टिफाइड ग्रेड 6 स्वॉर्ड्समैन है। सबसे बड़ी बेटी ब्लू हेयर ने भी शानदार टैलेंट दिखाया था, लेकिन उसने स्वॉर्ड्समैनशिप को छोड़कर म्यूजिक का रास्ता चुना, तो वो पैलेस पियानोस्ट के रूप में एक्टिव है। दूसरा बेटा राई ओजेंट ब्लैक हेयर को भी हर जगह जीनियस कहा जाता है, और ना कि उसकी बाकी के भाइयों की तरह जिन्होंने टैलेंट दिखाया। रियान एक वो बटलर की बात को याद करता है जिसमें वो कहता है कि उन्होंने उसके लिए एक अलग से टीचर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें कोई टैलेंट नहीं दिखता। जो भी इस जगह में काम कर चुका है उसे इसकी ये कहानी पता ही होगी। शिरोन फिर अपना सर पकड़ के सोचने लगता है कि मैंने कितनी बेवकूफ़ी का काम किया, मुझे सिंपल मार खा लेना चाहिए था। कोई अपनी पूरी जिंदगी अपने भाइयों से कंपेयर होता आ रहा है और मैंने उसका गुरूर तोड़ दिया। मुझे लगा था कि सभी नोबल्स आउटस्टैंडिंग होते हैं। अगर ये बुक्स के लिए नहीं होता तो मुझे लगा मेरे मरने के लिए कोई और रीज़न नहीं था। अगर मैं मर गया तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा? फिर वो होश में आता है और कहता है, मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है, इसके बारे में मुझे अच्छे से सोचना होगा। वैसे भी मैं मेज़ बनूंगा, वैसे क्योंकि मैं पहाड़ों में रहा हूँ इसलिए मुझे अपने सहन शक्ति पर भरोसा है, शायद मैं बच जाऊँ अगर मैं किसी तरह डिफेंसिव मैजिक सीख लूँ। वो अपनी निकाली हुई स्वॉर्ड्समैनशिप की बुक्स में से एक खोलता है और पढ़ने लग जाता है और कहता है कि मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। अगले सीन में हमें किसी के जोश से चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि वो रियान होता है। उसका मास्टर वहीं पे होता है जो कह रहा होता है कि 100 राउंड्स पूरे हुए। वो खुश होकर कहते हैं कि तुमने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसा क्या हुआ जो तुम सिंपली ट्रेन करने लगे? रियान रुकता है और कहता है, ये भी कोई ट्रेनिंग है? मास्टर हैरान होकर कहता है, क्या तुमने क्या कहा बच्चे? रियान गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मैं अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ, क्या आपके पास सिखाने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है टीचर? मास्टर कहते हैं, कुछ तो हुआ है ना? रियान कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मास्टर मन ही मन सोचते हैं, क्या फिर से राई की वजह से है? क्या राई ने फिर से कोई नई स्किल सीखी है? लेकिन राई ने ऑलरेडी अवेकिन कर लिया अपनी स्कीमा, और वो फिर तुरंत बोलते हैं,
चलो ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मर भी जाते हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। रियान कहता है हाँ ज़रूर। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिरोन बुक पढ़ रहा होता है। स्कीमा, एक इमेजिनरी बॉडी और एक ह्यूमन बॉडी के स्कीमेटिक दोनों, अगर एक मेज के पास स्पिरिट जोन होता है तो एक स्वॉर्ड्समैन के पास स्कीमा होता है। सभी ह्यूमंस के पास अपने खुद की बॉडी की एक इमेज होती है, लेकिन एक स्कीमा को उस कॉन्सेप्ट के चरम सीमा तक ले जाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्कीमा के मास्टर अपनी बॉडी को पूरी तरीके से समझ सकते हैं और वो उनके सेल्स कैसे मूव करेंगे इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। शिरोन इस बुक को बंद करता है और सोचता है, वेट, ये तो स्पिरिट जोन से बिल्कुल उल्टा है। क्या मुझे इसे ट्राई करना चाहिए? पहले मुझे खुद को फील करना होगा। इतना तो आसान है, ये स्पिरिट जोन जैसा ही है। यहाँ मुझे खुद को मिटाना होगा स्पिरिट जोन के लिए, लेकिन स्कीमा के लिए मुझे अपनी अस्तित्व की और गहराई में जाना होगा। अगर मैं वेल अलग कर सकूं इस पॉइंट पे तो मैं स्कीमा के एक पेज कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन तुरंत ही स्कीमा में एफर्ट्स लगाना जो कि स्पिरिट जोन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ये काफी नहीं होगा। क्या मैं जिस लड़की से सालों पहले मिला था वो भी स्कीमा यूजर थी? अगर वो ऐसा कुछ कर सकती थी वो भी उस उम्र में, तो ये काफी तारीफे काबिल है। हम देखते हैं कि शिरोन अब बाहर अपनी तलवार लेकर आ चुका होता है और सोच रहा होता है, मेरे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए स्पिरिट जोन ही प्रेफरेबल है। चलो 8 डायरेक्शंस में काटने से शुरू करते हैं। और वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और लकड़ी के गुटके पर जोर से वार करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियान को उसका मास्टर आवाज दे रहा होता है कि बच्चे, ओए बच्चे रुक जाओ वरना तुम अपनी मसल्स ही तुड़वा लोगे। रियान लकड़ी के गुटके को बहुत भयंकर तरीके से मार रहा होता है और कहता है कि अभी तक तो नहीं टूटा, मेरी मसल्स अभी तक टूट क्यों नहीं रहे हैं, मेरे हाथ टूटकर गिर क्यों नहीं जाते, मैं स्कीमा यूज क्यों नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं कि रियान के मास्टर उसके अटैक्स को अपने हाथ से रोक लेता है और उसके आंसू आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतना काफी है रियान, चलो आज के लिए इसे बंद करते हैं। रियान अपनी वुडन स्वॉर्ड नीचे गिरा देता है और कहता है यस टीचर। उसका मास्टर उसके पसीने पोंछते हुए कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? रियान कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ ही मुझे मार रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि रियान तुम्हें पता है, मैंने अपनी रिपोर्ट्स में कभी नहीं लिखा कि तुम में कोई टैलेंट है। रियान चिढ़कर कहता है, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। मास्टर कहते हैं कि फिर भी मुझे लगता है कि तुम कुछ करने में अच्छे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या अच्छा कर सकते हो? रियान कहता है, पता नहीं, बस इतना पता है कि क्या अच्छा नहीं कर सकता। मास्टर कहते हैं कि इसलिए तुम जीनियस नहीं हो। ये सुनकर रियान बहुत ही चिढ़कर कहता है, हाँ बंद करो ये, मुझे पता है कि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर आगे बोलते हैं कि जीनियस लोगों को पता होता है कि वो जीनियस हैं और उन्हें ये पता होता है कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, इसलिए जीनियस लोगों का हार्ड वर्क गारंटेड वर्क होता है ये अचीव करने में जिसमें वो अच्छे हैं। और उन जीनियस लोगों को जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है वो होता है हार्ड वर्क, जो वो पाना चाहता है जो वो नहीं पा सकता, वो स्ट्रेंज विल पावर, वो भी उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए जिसमें वो अच्छा नहीं है। इनको जीनियस लोगों का मोरल एनिमी भी कहा जाता है। रियान धीरे से फुसफुसा के कहता है, जीनियस लोगों का मोरल एनिमी? हाँ, इससे अच्छी कंसोलेशन मेरे लिए और क्या हो सकती है। वो एक्साइटेड होते हुए सोचता है, हाँ अगर ये टैलेंट मुझ में शुरू से नहीं है तो मुझे बस तब तक मेहनत करनी होगी जब तक मौत ना आ जाए। मैं डेफिनेटली जीतूंगा।